हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। एंड मैं आपको फिर से बता दूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि हम व्हाट से ज़्यादा हाउ एंड वाई में फोकस करते हैं। ठीक है, कि हम इनके मैथमेटिकल फॉर्मूलेज में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम इसमें जाएंगे कि क्वांट्स इन्हें क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इनकी बेसिक थ्योरीज में नहीं जाएंगे, हम इनके एप्लीकेशंस में जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ द मोटिव ऑफ दिस सीरीज़ कि हम ये नहीं ये नहीं ये करते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ डिस्क्रीट एंड व्हाट इज़ कंटिन्यूस थिंग्स। कंटिन्यूस कर्व्स एंड डिस्क्रीट टिक्स, इसका मतलब समझते हैं आप। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ लगातार होती जा रही है। ठीक है, जो कि चीज़ फ्लो में है। ठीक है, और आप उसमें किसी एक पॉइंट को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है। जैसे कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर को आप किसी एक पॉइंट में मेजर नहीं कर सकते, आपको उसको किसी एरिया में मेजर करना पड़ता है। ठीक है, इस एरिया का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे कि किसी बंदे की हाइट है, हाइट आप एक बंदे की मेजर कर सकते हो, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? वो चीज़ डिस्क्रीट हो जाती है। ठीक है, और वही ये चीज़, क्योंकि आपको इसको एरिया को मेजर करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाता है? इट इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप सिंगल चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो दैट इज़ एन डिस्क्रीट, एंड जब भी आपको कोई एरिया कैलकुलेट करना पड़े दैन इट इज़ अ कंटिन्यूस। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ डिस्क्रीट टिक्स एंड डिस्क्रीट बेसिकली एंड कंटिन्यूस। अब हम क्वांट्स में जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा मार्केट के टर्मिनोलॉजीज भी लेते हैं, जिसमें हमने टिक लिया है एंड हमने कर्व्स लिया है। ठीक है, अब ना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स एंड ये इसको क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ओके, तो व्हाट इज़ अ टिक? पहली बात तो टिक क्या होता है? स्टॉक मार्केट में टिक का मतलब क्या होता है? जब भी किसी स्टॉक का प्राइस जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है, तो उसको हम टिक कहते हैं। ठीक है, अब कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनका 1 मिली सेकेंड्स में प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब उनमें वोलेटिलिटी बहुत हाई है, या उनमें एक्शंस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्टॉक है। ठीक है, तो उस केस में उसमें 1 मिली सेकेंड्स में भी प्राइस चेंज होगा। तो आप ये देखोगे कि जैसे कि मान लो 11 मिनट एंड 12 सेकेंड जैसे, और मैं बोल देती हूँ 9 घंटे। ठीक है, सुबह के 10 बज रहा है, सुबह के 10 बज के 11 मिनट एंड 12 सेकेंड्स पे आप देखोगे आपको बहुत सारी प्राइजेस मिलेंगे अगर आप टिक डेटा निकालोगे। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स होते हैं, तो उनमें आप ऐसे निकालोगे और फिर उसके बाद जाके प्राइस चेंज होगा 10, 11, 13 पे। ठीक है, तो ये जो होता है ये टिक होता है। ठीक है, इसको हम सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, मिनट्स में हम इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं रखते, हम इनकी फ्रीक्वेंसी रखते हैं टिक पे। और जो कुछ अनएक्टिव स्टॉक्स होते हैं जिनकी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है या ज़्यादा उसमें एक्शंस नहीं ले जा रहे, तो हो सकता है कि वो मिनट्स पे चेंज हो। ठीक है, तो उनका जब आप टिक डेटा निकालोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। 10 बज के 11 मिनट 12 सेकेंड का एक टिक बना है, फिर 10 बज के 12 मिनट 15 सेकेंड का कुछ एक डेटा बना है, फिर 10 बज के 13 मिनट एंड 16 सेकेंड्स का कुछ डेटा बना है, तो ऐसे उसमें टिक बन रहे हैं। तो आप इनको आप अब जैसे कि क्या है, इनमें फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। अब तमाम स्टॉक्स हैं। ठीक है, उन तमाम स्टॉक्स के ऑप्शंस हैं, तमाम स्टॉक्स के फ्यूचर्स हैं, तो आप हर एक स्टॉक को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी देना कि भाई उसमें मतलब एक तरीके से कॉमन फ्रीक्वेंसी देना। ठीक है, तो इसलिए ये टिक का इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी प्राइस चेंज हो दैट इज़ 1 यूनिट, तो उस बेसिस पे हम मार्केट को कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज़ अ टिक। लिखा क्या है? मार्केट्स आर टेक्निकली डिस्क्रीट। ठीक है, ना प्राइजेस मूव इन मिनिमम टिक्स एंड ट्रेड साइजेस की, जो ये बोल रहा है कि जो साइज़ होता है दैट इज़ अ लॉट, वो भी आपका डिस्क्रीट होता है। जैसे एक लॉट हो गया 50 स्टॉक्स का, 75 का, 25 का, तो इस सबको आप काउंट कर सकते हो ना। तो लॉट्स भी डिस्क्रीट होते हैं एंड प्राइजेस भी आपके डिस्क्रीट होते हैं, एंड उस डिस्क्रीट को आप कैसे मेजर करते हो? टिक पे मेजर करते हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या करता है? उनको उस आउटकम को प्रोबेबिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक की वैल्यू, अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपीज़ है, तो इसकी इसकी मतलब 100 रुपीज़ होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसको वैल्यू देता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। व्हाट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? उसके अब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करो, उस एक्सपेरिमेंट के काफ़ी सारे आउटकम्स हो सकते हैं, तो उन आउटकम्स की जो वैल्यूज़ को कौन रखता है? उन वैल्यूज़ को रखता है रैंडम वेरिएबल।
जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा डाइस वाला होता है उसमें क्या 6 वैल्यूज़ हो सकती है, राइट। तो ये 6 वैल्यूज़ किस पे स्टोर होगी, रैंडम वेरिएबल पे, ठीक है। तो आप जितनी, और ये वाई इट इज़ कॉल्ड रैंडम, क्योंकि आप जब भी डाइस रोल करोगे तो ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई एक ही वैल्यू है, इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है, रैंडमली कोई वैल्यू आ सकती है, इसीलिए इट्स कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड इनके जो वैल्यूज़ को स्टोर करता है दैट इज़ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो वैसे ही जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं दैट इज़ ऑल्सो रैंडम। अब अभी 100 है कि 110 होगा कि 105 होगा या 104.5 होगा, यू नेवर नो। तो ये सब रैंडम होता है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ होती है कि 100 होने के कितने चांसेस है, 110 होने के कितने चांसेस, 105 होने के कितने चांसेस है। तो वो जो चांसेस वो बताता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब डिस्क्रीट में काफ़ी टाइप के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बर्नौली है, बायनॉमियल है, पोज़ोन है। अब इनका डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही मैं कम शब्दों में इनके एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि क्या होता है ये। जस्ट अ मिनट, इसको मैं हटा देती हूँ। यस, तो बहुत ही कम शब्दों में बताती हूँ कि बर्नौली क्या होता है। बर्नौली वो होता है जिसमें आपके हमें 2 आउटकम्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हमें 2 आउटकम्स मिलते हैं। एंड मतलब एक तरीके से बाइनरी होता है, फिर पास, फेल, हेड, टेल, ठीक है। और मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसपे आपके 2 आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे स्पैम हो गया, नॉट स्पैम हो गया, जैसे मेल्स में होता है ना कि मेल फिल्टर आउट होते हैं, या डिजीज़ है किसी को या नहीं है, ये सब हम लोग मशीन लर्निंग में पढ़ते हैं। तो ये बाइनरी के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो वो उसमें जब उनकी हम प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसको हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब बायनॉमियल क्या होता है, जब हम इसी आउटकम को हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो इसमें या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। टेल आने के चांसेस 50% है, हेड आने के चांसेस 50% है, ठीक है। ये हो गया सिंगल ट्रायल पे। लेकिन अगर मैं इसको n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करूँगी तो फिर टेल आने के कितने चांसेस है और हेड आने के कितने चांसेस है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली कुछ नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। अब इसमें भी बायनॉमियल में भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि एक वो होता है कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कि हमें फर्स्ट कि कितनी बार मुझे ट्रायल लेना पड़ेगा कि मुझे पहली सक्सेस मिले, फर्स्ट सक्सेस। या फिर एक ये होता है कि मुझे कितनी बार ट्रायल करना पड़ेगा कि मुझे n नंबर ऑफ सक्सेस मिल जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है। पोज़ोन क्या होता है, पोज़ोन बेसिकली अगर इसको आपको बहुत ही कम शब्दों में समझना है ना कि व्हाट इज़ पोज़ोन, तो पोज़ोन एक ऐसे समझो जो भी रेयर इवेंट्स होते हैं ना, जब हम ये रेयर इवेंट्स की काउंटिंग करते हैं तो हम पोज़ोन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें क्या एग्जांपल दिया, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रेड्स हिटिंग द बुक इन अ 1 सेकेंड इंटरवल। तो ऐसे कितने रेयर केसेस होंगे कि हमने एक ट्रेड लिया और 1 सेकेंड में वो हिट कर गया, विद इन अ सेकेंड। तो ये बहुत ही रेयर केस होगा। तो ऐसे केसेस को काउंट करने के लिए जब हम प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं तो हम पोज़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो पोज़ोन से हमेशा याद रखो देयर इज़ अ रेयरिटी इन द इवेंट्स, ठीक है। नाउ कंटिन्यूस, व्हाट इज़ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स एंड पीडीएफ। जैसे कि उसमें पीएमएफ था, ठीक है, इसमें पीएमएफ था, इसमें पीडीएफ होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कह रही हूँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक मिनट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। जब भी हम किसी एरिया को मेजर करते हैं, ठीक है, तो वो आता है कंटिन्यूस, ठीक है। हम उसको पढ़ लेते हैं। इन हाई फ्रिक्वेंसी और लॉन्ग टर्म मॉडलिंग वी ट्रीट प्राइस एज कंटिन्यूस। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो प्राइस इसमें देखते हैं, टिक में देखते हैं। लेकिन वही प्राइस को अगर हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना तो वो हमें कंटिन्यूस प्राइस में देखते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम ये नहीं बोलते हैं कि प्राइस इस स्टॉक का प्राइस ये था। हम लॉन्ग टर्म में बोलते हैं कि इस प्राइस, ये जो स्टॉक था इस रेंज में था, ठीक है, यहाँ पे ये फ्लक्चुएट कर रहा था, ठीक है। तो ये एक रेंज हो गया। अब रेंज हो गया तो अगेन कॉन्टीन्यूस आ गया, ठीक है। तो वी ट्रीट प्राइस एज कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को जब हम प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं तो हम पीडीएफ फंक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। और इसकी यही चीज़ है कि आप किसी एक पॉइंट पे देखोगे तो उसकी वो इतना छोटा होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, इसलिए हमें हमेशा रेंज में जब कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये हमेशा अंडर द कर्व होता है, जैसे ये है, ठीक है, दिस इज़ अ कर्व। अब हमें किसी पॉइंट का निकालना है, यहाँ पे किसी एरिया का निकालना है, तो ये एरिया जैसे कि हमें इधर का निकालना है तो यहाँ का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ एन एरिया नॉट अ पॉइंट।
और टोटल एरिया, और इसका जो टोटल एरिया होता है वो इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक्चुअली हाँ उसी का ही फॉर्मूला है। एंड जब हम इसका क्यूमुलेटिव निकालते हैं, दैट इज़ ये इसमें हम क्यूमुलेटिव में आते हैं। क्यूमुलेटिव में क्या होता है, हम निकालते हैं कि कम से इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कि लेस देन इससे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलें कि स्टॉक, एक प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो स्टॉक का प्राइस है वो 100,000 के नीचे ही रहेगा, ठीक है। हम एक, ठीक है, एक ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1000 के नीचे ही रहेगा, तो इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। कि अब इसमें क्या है कि अब 100 के नीचे, 200 के नीचे, 300 के नीचे, तो इन सब का एक तरीके से समेशन समझ लो कि मतलब क्यूमुलेशन तो समझते हो, क्यूमुलेटिव क्या होता है कि ये इतना है, फिर इसमें अगर इतना ऐड ऑन हो जाएगा 100 क्वांटिटी ऐड करने के बाद, और 100 क्वांटिटी ऐड करोगे तो इतना हो जाएगा, और 100 क्वांटिटी ऐड करोगे तो ऐसे करते करते ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्यूमुलेशन कहते हैं। तो जैसे कि ये वाला डायग्राम है, अब जब हम यहाँ पे एकदम रेयर इवेंट्स जो होते हैं ना, जैसे कि ये हमारा कर्व है, तो ये जो इवेंट्स होते हैं वो एकदम रेयर होते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे कि अच्छा यहाँ का बताओ, यहाँ का बताओ, यहाँ का बताओ, तो इससे कम होना चाहिए, इससे कम, ये -3 से +3 के बीच में रहता है, ये 0 रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इससे कम, इससे कम, अगर मैंने बोला कि इससे कम होना चाहिए, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी, ये इस पॉइंट की, ये सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी टोटल इतनी बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें और ऐड करोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब जैसे हम इस पॉइंट का निकालेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 है कि 3 से कम होना चाहिए, कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट 1 आएगा, ठीक है। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू -3, इसका 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे नहीं जाता है, दैट इज़ नॉट सो पॉसिबल। तो क्योंकि इस कर्व के अंदर पूरा एरिया कितना होता है 1, ठीक है। तो ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इससे छोटा तो कुछ होगा नहीं और इससे बड़ा कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा, डेंसिटी फंक्शन हमारा निकलता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ क्वांटाइल एंड वेर, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। एंड इसको मैं बेसिकली आपको कोडिंग जब हम करेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या, क्योंकि ये थियोरेटिकली इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। ये बेसिकली आपका यूज़ होता है स्ट्रेस टेस्टिंग में, ठीक है। अपने जो लोग इंडस्ट्री से जुड़े होंगे उनको पता होगा स्ट्रेस टेस्टिंग इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल। ये बहुत ही ज़रूरी एक तरीके से पूरे वर्कफ्लो में बहुत ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोल टेस्टिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए हम लोग वैर करते हैं, दैट इज़ वैल्यू एट रिस्क। तो इट इज़ अ क्वांटाइल फंक्शन। क्वांटाइल फंक्शन क्या होता है, जो भी हम लोगों ने क्यूमुलेटिव पढ़ा उसका इन्वर्स होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग 5% पे अगर हम लोग निकाल रहे हैं कि जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर हम लोग आगे चल के अगर पढ़ेंगे तो जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, जैसे 5% मैंने बोला, तो हम इस इतने एरिया को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाहर नहीं जाते हैं, इसके बाहर का एरिया 5% के बाहर है। तो ये 95% श्योर, मतलब जो हम निकालते हैं कि 95% केसेस कहाँ लाई करेंगे, तो वो इधर लाई करेंगे। मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि जब हम बोलते हैं कि हमें 95% चांस बताओ कि हमारा वैल्यू कहाँ रहेगा, तो 95% केसेस में आपका वैल्यू इसी के अंदर रहेगा, 5% चांस है कि इसके बाहर जाएगा, ठीक है। एक तरीके से बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी में हम सुने कि बस 5% केस ऐसे होते हैं कि प्राइस मेरा इस तुक्के से बाहर जाएगा, तुक्का ही ले लेते हैं, ठीक है। कि ये मान लेते हैं कि मैंने बोला कि यार मैं 95% गारंटी दे रहा हूँ कि प्राइस यहीं ड्विंडल करेगा, इसके बाहर जाने के उसके चांसेस सिर्फ 5% है। तो ये 95% का कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो वही 5%, तो हमारा 5% क्या हो गया, 5% हमारा रिस्क हो गया, तो वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। अगर हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम 5% रिस्क की बात कर रहे हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है, तो व्हाट इज़ द वर्स्ट, जब हमने बोला कि 95% ऑफ द केस में वर्स्ट केसेस हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे चीज़ निकालते हैं कि इसके अलावा वर्स्ट केस मतलब 95%, मैं जैसे कि अगर मैंने जैसे मान लो कोई स्टॉक लेने जा रही हूँ, वो बोलता है कि 95% चांस है कि आपका मैक्सिमम लॉस जो है ना वो 5% ही 4% होगा, ठीक है। कि 95 मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 95% मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 95% तक आपका जो मैक्सिमम लॉस जाएगा वो 4% जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और बाकी के 5% कितना भी जा सकता है, हो सकता है आपकी कैपिटल 0 हो जाए,
ठीक है। तो ये होता है रेयरिटी कि ये होता है वर्स्ट केस कि 95% के चांसेस मेरा क्या वर्स्ट केस रहता है। तो आप अगर इसको क्या कहते हैं, इसको अगर मैनेज कर लो ना, इसको जितना कम कर सको और इसको जितना बढ़ा सको 95 को, और इसको कितना कम कर सको जितना बढ़ा सको, उतना ही आपका जो है रिस्क जो है कंट्रोल होता है। ठीक है, दिस इज़ हाउ वी मैनेज द रिस्क। ठीक है, इससे हम स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कौन सी उस क्वांटाइल फंक्शन टू सेट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्क लिमिट्स। इससे हम लोग मार्जिन हमें कितना चाहिए, ठीक है, हमें रिस्क कितना लेना है, मतलब रिस्क मतलब स्टॉप लॉस हमारे कहाँ होने चाहिए, हम कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं, तो ये सब हम लोग इससे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है वह जब हम लोग इसको कोडिंग में जाएंगे ना, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से और एप्लीकेशन बेसिस में देखेंगे कि ये कैसे होता है। Now, the second topic is joint marginal and conditional distribution. So what is a joint distribution? Joint distribution क्या होता है, जब एसेट्स जो हैं वो कभी एक तरीके से मूव नहीं करते, हमेशा जो स्टॉक्स होते हैं वो ना एक क्लस्टर में मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि जैसे मान लो कि हमने बोला कि फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा निफ्टी जो है वो बूम में है, तो जितने भी फार्मा स्टॉक्स होंगे ना सब बढ़ेंगे। अगर मैंने बोला कि निफ्टी ऑटो जो है उसमें बूम आ रहा है, तो निफ्टी ऑटो के अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे सब ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कि एसेट्स नेवर मूव अलोन। और अगर एक एसेट मूव हुआ है ना, तो उसके आसपास जितने भी एसेट होंगे ना, वो जिसका उससे लेना देना होगा वो सब मूव करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इन पोर्टफोलियो में केयर अबाउट द साइमल्टेनियस बिहेवियर ऑफ द मल्टीपल एसेट्स, क्योंकि हमारे पास पोर्टफोलियो होता है ना, हम बड़े लेवल पे जब काम करते हैं हमारे पास पोर्टफोलियोज होते हैं। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैप्चर्स द डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर कि एक स्टॉक दूसरे स्टॉक पे कितना ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ना बास्केट ऑप्शंस या पेयर ट्रेडिंग। बास्केट ऑप्शंस का मतलब कि हम जब बास्केट में बहुत सारे हमने ऑप्शंस ले रखे हैं, या पेयर कर रखा है, या फिर जैसे कॉल ले रखा है, पुट ले रखा है, तो ये उस टाइम में हमारे काम आता है। तो कोरिलेशंस ओनली कैप्चर द लीनियर मूव। अगर हम सिर्फ कोरिलेशन देखेंगे कि जैसे कि मान लो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो दूसरा स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, अगर एक स्टॉक ऊपर गया है तो दूसरा स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये बताता है कोरिलेशन। और क्या बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है कि अगर ये ऊपर गया तो ये कितना ऊपर जाएगा और ये कितना नीचे जाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड भी बताता है। लेकिन ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, दिस इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप। तो हमको अगर ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज़ नॉट लीनियर। ये लीनियर कहीं से दिख रहा है नहीं, लेकिन जब हम हर एक तरीके का जब हम पॉसिबल मूवमेंट चेक करते हैं कि मतलब जितना भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, इसमें सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ काउंट होती हैं, तो तब हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हेल्प करता है। ठीक है, जितने भी पॉसिबल को मूवमेंट्स हो सकते हैं वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बेटर आपको बता सकता है कि अगर एक स्टॉक में जो चेंजेस आए तो उससे दूसरे स्टॉक में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इतना 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 पड़ेगा। ठीक है, ये सारे एंगल्स हो गए, तो इन सारे एंगल्स का प्रोबेबिलिटी निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये इतना हुआ। अब मान लो, अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा एक क्लियरली थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि कि एक स्टॉक है जो कि इतना मूव किया है, तो इसके बेसिस पे और एक स्टॉक, तो ये कितना मूव करेगा, हो सकता है नेगेटिव में भी चला जाए। ठीक है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि अगर ये स्टॉक ने इतना मूव किया, तो ये स्टॉक के ये ऑल पॉसिबल मूव्स है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑल पॉसिबल मूव्स, ऑल पॉसिबल मूव्स। ठीक है, ये सारे पॉसिबल मूव्स है। तो अगर जिसने ये मूव किया तो ये सारे मूव्स हो सकते हैं, तो इन सारे मूव्स की प्रोबेबिलिटीज़ निकाली जाती है, हर एक मूव की। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर ये नहीं हुआ, चलो मान लो ये हो गया, तो तब भी ये सारे पॉसिबल केसेस है। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी, P2 निकाला जाएगा। ये P1 हो गया, P2 निकाला जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करते सब की प्रोबेबिलिटीज़ निकाली जाती है। ये क्या होगी, एक तरीके से अगर पिछली वीडियो देखी होगी, ये क्या होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़। कि अगर जैसे मान लो इस मूवमेंट को हम ए कहते हैं और ये मूवमेंट हमारे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन है, तो अगर स्टॉक हमारा ए मूव किया है तो ये दूसरा वाला स्टॉक हमारा 1 मूव करेगा, ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आती हैं यहाँ। अगर प्रोबेबिलिटी है निकालो कि स्टॉक ने ए मूव किया है, तो कितने % चांसेस हैं कि ये
ये वाला मूव करेगा, ठीक है, तो उससे ये आएगी। वैसे ही जब हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है, कि अगर मान लो ए नहीं बी मूव किया है, कि कितने परसेंट क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट कि ये वाला स्टॉक बी मूव किया है तो ये वाला स्टॉक 1 मूव करेगा, तो अगेन ये वाली प्रोबेबिलिटी। तो ये ऐसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हर एक की निकाली जाती है, इनकी निकाली जाती है। क्या क्या चाहिए होगा हमें? प्रायर प्रोबेबिलिटीज़, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी निकलती हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। इस पे हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ भी निकालते हैं। जब हम मैथमेटिक्स में जाते हैं ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें लगती है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर प्रोबेबिलिटी ए है तो इसके सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी को प्लस किया जाता है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी बी है तो इसके सारे केसेस को प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। एक होती है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, कि इसके होने के चांसेस कितने हैं। मान लो इसके होने के चांसेस 0.1 है। फिर उसके बाद हम निकालेंगे कि इसके होने के कि ये वाले कि इसके सारे केसेस में ये कहाँ कहाँ आया था, ठीक है। तो हम ये 1 से लेकर के मान लो 10 है ये, तो 1 से लेकर के 10 तक में हम कहाँ कहाँ ए है, ठीक है, उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आता है। फिर उसके बाद हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने बता दिया ये है, ठीक है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये देख लो, ए का निकाल रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। हम सबका निकालेंगे 1 में कि गिवन वैल्यू 1 है तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, गिवन 2 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी। जैसे हम लोग बेस थ्योरम में जो हम लोग लाइकलीहुड निकालते थे, वैसे ही हम इसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बट क्या है इसमें, हम इसमें सारे केसेस लेते हैं। उसमें तो हमसे जो पूछा जाता है, जो हमें इवेंट दिया जाता है, हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम सारे पॉसिबल केसेस लेके हम ए की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फिर उसके बाद हम उनका सम करते हैं, तो जो भी आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हमने बता दिया। फिर उसके बाद इन सबको हम फॉर्मूलेज में रखते हैं एंड हमारी तब जाके जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकलती। तो आप समझोगे कितना एक्सटेंसिव है ये। और कोरिलेशन बस ये बताता है, कोरिलेशन बस हमें डायरेक्शन बताता है कि अगर ये इतना गया तो ये कितना जाएगा, दैट्स इट। ये सिर्फ एक का मतलब आप ये समझो कि कोरिलेशन किसका निकलेगा, ए एंड 1 के बीच में, ए एंड 7 के बीच में, ठीक है, एंड सो वन, बी एंड 2 के बीच में, एंड सो वन, ठीक है। ये आपस में ये सिर्फ एक दूसरे के साथ जो कोरिलेशंस है वो बताते हैं और मैग्नीट्यूड बता देंगे। बट ये लीनियर रिलेशनशिप्स बताएंगे कि अगर ए हुआ है तो 1 कितना होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया और ये इसका स्लोप हो गया, दैट्स इट। कोरिलेशन बस इतना बताता है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी इतना एक्सटेंशन में काम करता है, इसलिए जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं रादर देन कोरिलेशन। ना व्हाट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ओके ना मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि आइसोलेटिंग वन एसेट्स फ्रॉम अ जॉइंट सिस्टम वी इंटीग्रेट आउट अदर वेरिएबल्स टू सी हाउ एसेट्स बिहेव ऑन इट्स ओन। यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ एक बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन 1 till 10, तो इन सब का समेशन होता है, ठीक है। एक अगर इसको मैं थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज्ड वे में लिख दूँ तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 till 10 and probability of a given I, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गिवन ए, ठीक है। हमारे इस वाले केस में कि ए हो गया है, अब बताओ 1 की क्या चांसेस है। एंड इंडिपेंडेंस, अगर 1 और ए जो है दे बोथ आर इंडिपेंडेंट, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस और ये जो केस जो हम लोगों ने पढ़ा था एक पॉपुलर वार्निंग कि ये जब भी क्राइसिस होता है तो इंडिपेंडेंस का जो एजम्पशन है वो फेल हो जाता है। अगर क्राइसिस की सिचुएशन आती है और अगर कहीं पे सेलिंग स्टार्ट हो गई ना, तो ईच एंड एवरी वन विल स्टार्ट सेलिंग, तो क्या होगा, डोमिनोज इफेक्ट होगा। ना इट्स अ चीट शीट, ये सारे फॉर्मूलेज हैं। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ 1, इसका एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन एक तरीके से एवरेज मीन निकालता है। अगर CDF क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन में हम क्या करते हैं, बस सारी प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब जैसे जैसे निकालते जाते हैं, जैसे x की वैल्यू कैन लाई 1 from 1 to 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2, तो अगर हम 2 निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो 2 निकालेंगे अगर, तो इसका फॉर्म आंसर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2,
ठीक है। तो यही होगा, इसको अगर हम एक्सपैंड कर देंगे, और ये क्या हो गई हमारी ये वाली जो मेन PMF, ठीक है, ये हमारा हो गया। और अगर हमें कंटिन्यूस में क्योंकि हम एरिया मेजर करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था हम एरिया निकालते हैं, तो अगर हम इसके बीच का निकालना है तो A और B के बीच की क्या प्रोबेबिलिटी, हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। और टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज गोज टू 1। एक्सपेक्टेशन निकालना है तो एक्स एफ एक्स, क्योंकि इसमें भी क्या होता है एक्स इंटू फंक्शन, तो फंक्शन ये एक्स इंटू फंक्शन, इसका फंक्शन ये। अगर हमें इसमें क्यूमुलेशन निकालना है, अगर हमने इसमें पूछ लिया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू बी, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। हम इंटीग्रेट करते हैं एफ एक्स डी एक्स को, तो हमें इसका आंसर निकल आता है, ठीक है, क्यूमुलेशन का। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके, तो डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस कहाँ यूज़ होता है, जब भी हम स्ट्रैक्स का हमें प्रोबेबिलिटीज़ निकालना है तो हम डिस्क्रीट निकालेंगे, जब हमें रिटर्न्स का निकालना होता है तो हम कंटिन्यूस करते हैं। अब एक में एब्सेंस ऑफ आर्बिट्राज होता है, ठीक है, इसमें एक में हमें फेयर वैल्यू मिलती है, इसमें हमें अल्फा वैल्यू मिलती है, और ये CDF जो है इट इज़ बेसिकली फॉर योर रिस्क एक्यूमुलेशन। CDF इज़ बेसिकली कैलकुलेटेड फॉर रिस्क एक्यूमुलेशन, कि हम जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, हम कितना रिस्क उठाते जा रहे हैं, हम कितना रिस्क एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम जितना बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, हमारा क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है। हमारा नहीं, एक तरीके से ये नहीं, क्योंकि हम जितना हम आगे का बेट करेंगे हमारा रिस्क भी बढ़ता चला जाता है, तो इसीलिए हम क्यूमुलेटिव, इससे हम लोग वैर का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना हमारा रिस्क जो है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, ठीक है। तो दैट ये है। अब इसका एक वर्क फ्लो मैं बता देती हूँ, ये अभी इसका इंडिपेंडेंट हर एक को कैसे किया जाता है, इसकी अलग अलग जैसे जैसे इसका टॉपिक आता जाएगा हम इसको रीड करेंगे, बट एक वर्क फ्लो बता देते हैं कि स्ट्रेस टेस्टिंग बेसिकली कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा आता है हम उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि वो नॉन स्टेशनरी डेटा होता है तो उसको स्टेशनरी कन्वर्ट करते हैं, रिटर्न्स को लॉग में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम डेटा को फिट करते हैं, जैसे MLE जो होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन से, ठीक है, तो हम ये सारे पैरामीटर्स निकालते हैं, तो ये सब बात के टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद हम वैर कैलकुलेट करते हैं अपने क्वांटाइल फंक्शन से, ठीक है, हमारा एक इक्वेशन बनता है, हमारा एक PDF फंक्शन बनता है, फिर उसका हम इन्वर्स करके हम क्वांटाइल फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसमें स्ट्रेस टेस्टिंग लगाते हैं बाय अप्लाइंग द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सिनेरियोस। तो दिस इज़ द फ्लो। अब इसमें हर एक चीज़ कैसे कही जाती है वो हम आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अब हम करने जा रहे हैं इनको कोड पाइथन में। पाइथन में मैं फिर से बता दूं, हम 2 लेवल की कोडिंग करते हैं। एक बेसिक कोडिंग जिसमें हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये कैसे अप्लाई होते हैं, एंड देन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, कि हम इन्हीं चीज़ को कैसे इस वैसे कोड लिखें जो कंपनीज चाहती हैं अपने क्वांट से, ठीक है। एज अ क्वांट आप उस कोड को कैसे लिखोगे। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है, तो अभी मैं थ्योरी कवर कर रही हूँ और बेसिक साथ साथ कवर करती जा रही हूँ, कि मेरा एम है कि थ्योरी जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ठीक है। क्योंकि कोडिंग में क्या होता है कि एक बार लेके बैठेंगे तो वो पूरा बन ही जाता है। एक बार मैं पूरा बना दूंगी मैं पूरा कोड, फिर उसके बाद बस बैठ के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्ड करके डाल देंगे। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले थ्योरी कंप्लीट हो, तो प्रोबेबिलिटी को जितनी जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करूँगी, तो इसलिए भी मैं थ्योरी और बेसिक में जा रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल कोडिंग, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया वीडियो तो थैंक यू। और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए या आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड लाइक करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज़ ओनली माई मोटिवेशन। थैंक यू, बाय बाय।